पीएम मोदी ने देश के युवाओं को दिया बड़ा तोहफा। 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की युवा केंद्रित पहलों का किया अनावरण। अमित शाह के करीबी जगदीश विश्वकर्मा बने गुजरात बीजेपी के नए अध्यक्ष। पार्टी ने किया आधिकारिक ऐलान। निशात कुमार और सिमरन शर्मा ने जीते गोल्ड। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप टेबल में चौथे नंबर पर पहुंचा भारत। भारतीय टीम ने मैच पर कसा शिकंजा। वेस्टइंडीज की आधी टीम लौटी पवेलियन। जडेजा कुलदीप ने बिखेरा जादू। 'नमस्कार', आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे स्पेशल रिपोर्ट के साथ। बरेली में बीते दिनों हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद पूरे शहर की हालत संवेदनशील बनी हुई है। ऐसे में सपा का 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बरेली जाने की तैयारी में था। खुद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे प्रतिनिधिमंडल के साथ बरेली पीड़ितों से मिलने वाले थे, लेकिन मिल रही जानकारी के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ सभी नेताओं को बरेली जाने से पुलिस ने रोक लिया है और बरेली ना जाने के लिए नोटिस तक भेजा गया है। तो क्यों सपा के डेलीगेशन की बरेली में नो एंट्री हुई है, देखिए इस रिपोर्ट में। 26 सितंबर को बरेली में हुई सांप्रदायिक हिंसा ने धीरे धीरे अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है। पूरे शहर में हिंसा के बाद से हालात संवेदनशील बने हैं। इसी बीच आ रही जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी का 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बरेली जाने की तैयारी में था। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सपा के वरिष्ठ नेताओं और उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि बरेली प्रशासन ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को जिले में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे में अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जिला मजिस्ट्रेट बरेली ने पुलिस आयुक्त लखनऊ और अन्य जिलों के पुलिस कप्तानों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि बिना अनुमति कोई भी राजनीतिक प्रतिनिधि बरेली की सीमा में प्रवेश ना करे। बता दें कि आदेश में ये साफ कहा गया है कि बरेली की हालातों को मद्देनजर रखते हुए जनपद की सुरक्षा बनाए रखने के लिए बाहर से आने वाले नेताओं को रोका जाए। अब ऐसे में ये साफ नजर आ रहा है कि माता प्रसाद पांडे का बरेली जाना लगभग कैंसिल हो चला है, क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट बरेली के आदेश के बाद लखनऊ पुलिस ने खुद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को नोटिस दिया और उनके लखनऊ स्थित आवास पर रोकते हुए बरेली ना जाने की हिदायत दे डाली। पुलिस ने ये साफ कहा है कि अनुमति के बिना बरेली जाने की इजाजत नहीं है। बता दें कि इस पूरे मामले के तहत इस वक्त माता प्रसाद पांडे को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। प्रदेश महासचिव सहित कई अन्य नेता माता प्रसाद पांडे के आवास पर पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते डेलीगेशन को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से हमलावर होती नजर आ रही है। इस दौरान खुद माता प्रसाद पांडे ने भी इस पूरे मामले पर अपना बयान जारी कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि वो इस तरीके से बरेली जाने से रोके जाने पर अधिकारियों से बात करेंगे। वो स्थिति का जायजा लेने जा रहे थे, ना कि कोई अराजकता फैलाने। हालांकि आपको बता दें कि लगातार आ रही बयानबाजियों से इतना तो अब साफ हो गया है कि इस पूरे घटनाक्रम ने एक राजनीतिक मोड़ ले लिया है। बता दें कि बरेली जाने वाले समाजवादी पार्टी के 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल सभी नेताओं के घरों के बाहर उनके जिले की पुलिस तैनात कर दी गई है। सपा प्रतिनिधिमंडल के दौरे से पहले बरेली शहर के स्थानीय नेताओं को भी नजरबंद कर लिया गया है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि सपा के डेलीगेशन को इस तरीके से रोके जाने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का क्या रिएक्शन निकलकर सामने आता है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की युवा केंद्रित विभिन्न पहलों का अनावरण किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे युवा विकास के लिए एक ऐतिहासिक पहल बताया है। 62,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की इन योजनाओं का मुख्य फोकस शिक्षा, कौशल और रोजगार होगा। खास तौर पर बिहार को इस ऐतिहासिक घोषणा का केंद्र बनाया गया है, जहां नई योजनाओं से लाखों युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा।
इसमें ITI अपग्रेडेशन, नए विश्वविद्यालय, छात्रवृत्ति, स्किल डेवलपमेंट लैब और शिक्षा ऋण योजनाएं भी शामिल हैं, जो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। वहीं बिहार विशेष पैकेज से राज्य को कुशल जनशक्ति का हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठेगा। 21वीं सदी की मांग है कि हम देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लोकल टैलेंट, लोकल रिसोर्सेज, लोकल स्किल्स और लोकल नॉलेज को तेजी से आगे बढ़ाएं। और इसमें हमारी हजारों ITIs की बहुत बड़ी भूमिका है। आज इन ITIs में करीब 170 ट्रेड्स में हमारे नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बीते 11 सालों में 1.5 करोड़ से ज्यादा नौजवान इन ट्रेड्स में प्रशिक्षित हो चुके हैं, यानी उन्हें अलग अलग क्षेत्रों की स्किल्स से, उसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन से जोड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन युवाओं को उनकी स्थानीय भाषाओं में, लोकल लैंग्वेज में उनकी स्किल्स सिखाई गई है। इस साल भी 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में शामिल हुए। इनमें से मुझे अभी 45 से ज्यादा ऐसे सफल साथियों को सम्मानित करने का अवसर मिला है। यहां सम्मानित होने वाले प्रिय छात्र छात्राओं को मैं नमस्कार करता हूं। देश भर से आज के कार्यक्रम में जुड़ने वाले सभी साथियों को प्रणाम और अभिवादन करता हूं। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है। 11 साल पहले जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहल की शुरुआत की और कौशल विकास और उद्यमता के महत्वपूर्ण क्षेत्र के महत्व को समझते हुए एक नए विभाग का गठन किया, मंत्रालय का गठन किया। उस काम के पीछे, उस कार्य के पीछे जो उनकी सोच, उनका विजन और जो उनका प्रयास था, आज उसी विकास यात्रा में एक मील का पत्थर हम लोग साथ मिलकर यहाँ मनाने वाले हैं। बड़ा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जी ने ये हमें कहा और कुछ वर्षों से हमने कार्यक्रम शुरू किया कि जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में हमारे बच्चे निकलते हैं, जो छात्र हैं, जिस तरह से वो गौरवान्वित अपने परिवारों को, समाज को करते हैं, जब उनके हाथ में डिग्री उनको दी जाती है और एक दीक्षांत समारोह करके एक कॉन्वोकेशन के माध्यम से उनके मेहनत को पहचाना जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्यों ना जो हमारे ITI जो देश भर में, शहर में, गांव में, पूरे देश में कोने कोने में जिनका फैलाव है और इतना बड़ा योगदान है, उनमें पढ़ रहे बच्चों के सम्मान के लिए हम पहल करें। गुजरात की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। लंबे इंतजार के बाद गुजरात में भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय हो गया। अध्यक्ष पद के लिए जगदीश विश्वकर्मा का निर्विरोध उन्हें चुनाव किया गया। 3 बार विधायक और ग्रामीण उद्योग मंत्री जगदीश विश्वकर्मा ने शनिवार को गुजरात भाजपा के नए अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। 52 वर्षीय नेता जगदीश विश्वकर्मा ने शुक्रवार को इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र भी दाखिल किया था, जिसके बाद उनकी नियुक्ति तय हो गई थी। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल का स्थान लिया है, जिनका 3 सालों का कार्यकाल जुलाई 2023 में समाप्त हो चुका था, लेकिन वे अब तक पद पर बने हुए थे। जगदीश विश्वकर्मा का यह सफर एक साधारण बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर राज्य स्तर के प्रमुख नेता तक का प्रेरणादायक उदाहरण है, जो उनकी मेहनत, संगठन क्षमता और टॉप लेवल की लीडरशिप के विश्वास को दर्शाता है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। दिल्ली की सिमरन ने महिलाओं की 100 मीटर T12 स्पर्धा की फाइनल में 11.95 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय से भारत के लिए दिन का पहला स्वर्ण पदक जीता। ये इस स्पर्धा का उनका पहला खिताब था। उन्होंने जापान में हुए पिछले पैरालंपिक खेलों में 200 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण और 2024 पैरालंपिक में कांस्य पदक भी जीता। वहीं सिमरन ने कहा, अपने देश के लिए दौड़ना मजेदार है। मैं हमेशा से अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थी। मैंने 100 मीटर से स्वर्ण पदक जीता है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। ये सर पता है, आज तक मैं अपने 100 मीटर को ना ये सोचती थी मैं 100 में बहुत अनलक्की हूँ क्योंकि हर बार मेरे साथ 100 मीटर में कुछ ना कुछ होता था। पर मुझे लगता है सब चीज़ माइंड सेट है। फाइनली 100 में गोल्ड आया है। अभी 200 बाकी है। कल से शुरू है मेरी 200 मीटर और इस चीज़ में सपोर्ट रहा है सबका, इसलिए शायद ये गोल्ड आया है। क्योंकि आपको पहले भी पता है कि इंडिया में मोंडो नहीं था। अभी ये पहला मोंडो बना है जिसपे कि हमें पहले से परमिशन दी गवर्नमेंट ने, साई ने, मतलब पीसीआई ने यहाँ पे ट्रेनिंग करने की, तो हम रिदम बना पाए यहाँ पे। तो सर ये एक बहुत बड़ा कारण है मेडल आने का। एक्चुअली मैं आज रेस से पहले ही ये बात बोल रही थी उमर को कि 12 तोड़ना एक सपना सा हो गया है, पता नहीं टूटता नहीं है। पर मेरे को बहुत देर बाद पता चली कि मैंने 11 में रेस लगाई है। मजा आया, बहुत अच्छा लगा। स्टेडियम आज बहुत लोग आए थे देखने के लिए और मेरी फैमिली हमारे शहर से और इवन मेरे सारे मैस वाले यहाँ पे आए हुए थे। मेरा पूरा स्टाफ यहाँ था। तो ये रेस मैं अपने हस्बैंड को डेडिकेट करती हूँ और इसका पूरा सपोर्ट रहा है मुझे इस रेस में। हम हाफ बॉडी बन के फुल बनते हैं। तो थैंक यू सो मच उमर और थैंक्स गज्जू। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को गांधीनगर के महात्मा मंदिर परिसर में भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राजस्व कार्यालयों और आवासीय भवनों का भी उद्घाटन किया। सीएम ने भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी मानते थे कि सच्चा स्वराज वही है जहां शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। प्रांत ने कहना प्रांत मामलतदार ने मामलतदार थी सीधा नीचे तलाटी सुधीनी सेवा पहुंची जाए कि आવું કંઈક કરવાનું છે। એટલે ખૂબ અને મહેસૂલ વિભાગને જે સેવા આપવામાં આવી હોય એ સેવામાં ક્યાંય તકલીફ નથી પડી એટલે આ ચાલુ રહી છે। અને આ વખતે પહેલી વખત જે તમે સેવા કરીને અહીંયા બધા ભેગા થયા છો એ તમારા પોતાના માટે પોતાના ડિપાર્ટમેન્ટે આ વખતે સેવા કરી છે। બાકી તો બીજા બધા ડિપાર્ટમેન્ટની સેવાઓ આવતી હોય, વીવીઆઈપી આવતા હોય, ક્યાંક સેવામાં એનો લાભ આપતા હો, પણ ખૂબ સારું મહેસૂલ ખાતું આપણે કહીએ ને કે મહેસૂલ ખાતું એક એવું ખાતું છે કે જેમાં જો માણસ ફસાયો તો સરકારોય બદલાઈ જાય અને ઓફિસરોય બદલાઈ જાય। પણ હવે એની અંદરથી લોકો બહાર નીકળતા પોતાને એક આશાનું કિરણ તમારા બધા થકી જ મળી રહ્યું છે કે હવે પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ નથી થતો અને ઝડપથી નિર્ણય આવીને એને એનું નિરાકરણ મળી જાય છે।
रुक करते हैं अगली खबर का। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शुक्रवार को भारत ने कुल 4 मेडल जीते, जिनमें 2 गोल्ड मेडल भी शामिल है। हिमाचल के निशात कुमार ने पुरुषों की ऊंची कोटि 47 में ये गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 2.14 मीटर की छलांग लगाकर ये मेडल अपने नाम कर लिया है। निशात की इस जीत के साथ ही एशिया में नया रिकॉर्ड बन चुका है। ये उनका पहला गोल्ड मेडल था। इससे पहले वो टोक्यो और पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड नहीं जीत पाए थे। उन्हें सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा था। इस जीत के बाद निशात कुमार ने कहा, मैं कई साल से इस गोल्ड मेडल का इंतजार कर रहा था। मैंने अपनी डायरी में लिखा था कि मैं आज गोल्ड मेडल जीतूंगा। जी बिल्कुल, इस दिन का बहुत दिनों से, पूरे साल से इंतजार था। मैं एक एक मिनट इसके लिए बहुत मतलब क्या बोलते हैं, हार्डवर्क कर रहा था। तो आज फाइनली वो दिन था, तो मैं इसको मिस नहीं करना चाहता था कि किसी भी हालत में ये दिन जाना नहीं चाहिए। बाकी मैंने अपना बेस्ट दिया है, भगवान की मर्जी जैसे होती है वैसे मतलब कोई नहीं रोक सकता। आज सब दुनिया का सबसे बड़ा हथियार मेरे पीछे बैठा हुआ था, क्योंकि मुझे लगता है मैं उनके सपने पूरे कर रहा हूँ। कभी कभी मैं रूम में मैनिफेस्ट करता हूँ कि उस टाइम इतनी फैसिलिटीज नहीं थी जिस टाइम मेरी माता जी स्पोर्ट्स करते थे। तो आज मैं ऐसी फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मतलब दुनिया की बेस्ट फैसिलिटीज। तो मैं उस मौके का घुमाना नहीं चाहता था। तो आज मैं चाहता था कि अपना बेस्ट परफॉर्म दूं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो पेरिस में मैंने मौका खो दिया, बट यहाँ मैं मौका नहीं खोना चाहता था। बट यदि आज जंप कुछ कम लगता तो मेरी हो सकता था कि स्टेट में थोड़ी लग हो सकती थी। बट मैं इसके लिए रेडी था और मैंने लिख रखा था पिछले दिन कि मैं करूंगा आज। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शिकंजा कस लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है। भारतीय टीम तीसरे दिन ही जीत दर्ज करना चाहेगी। केएल राहुल, ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा ने शतक जड़कर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। इस मैच में 2 दिन का खेल पूरा हो चुका है और भारतीय टीम ने मैच पर अपना शिकंजा भी कस दिया है। वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में सिर्फ 162 रनों पर ही सिमट गई थी। इसके बाद भारत के लिए केएल राहुल, ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा ने शतक लगाए हैं। आपको बता दें कि इन प्लेयर्स की वजह से ही भारतीय टीम बड़े स्कोर तक पहुंच पाई है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 448 रन बनाकर घोषित की थी और इसी कारण से 286 रनों की बढ़त हासिल कर ली गई है। अब दूसरी पारी में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों पर रन बनाने की जिम्मेदारी होगी। और आज कल जो 3 सेंचुरी आई, ध्रुव जुरैल, केएल राहुल और रविंद्र जडेजा, दिल जीत लिया पूरा। तीनों खिलाड़ियों ने, और शुभमन गिल ने भी अच्छा 50 लगाई थी। और जिस तरह से 286 का हमने लीड दे दिया, ऐसे लग रहा है वन साइड मैच हो गया और ये मैच इंडिया जीतेगा। अभी तो रविंद्र जडेजा खड़े हैं, तो मैं वो इंतजार कर रहा हूँ, वो जो तलवारबाजी करते हैं 50 के बाद, सेंचुरी के बाद। और मेरे को लगता है किसी भी एक तलवारबाजी देखने में मिलेगी हमारे को। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत और ब्राजील के बीच नई दिल्ली में शुक्रवार को 6ठी रणनीतिक स्तर की बैठक हुई। इस बैठक में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया। वहीं ब्राजीली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ब्राजील के राष्ट्रपति के विशेष सलाहकार राजदूत सेल्सो लुइस नुनेस अमोरिम ने किया। भारत ब्राजील के शीर्ष अधिकारियों की इस बैठक में दोनों देशों के रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, ऊर्जा, दुर्लभ मृदा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे विविध क्षेत्र भी शामिल हैं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।